इशारा कीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में बोला था कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चलेगी, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसके लिए भी हम लोग सबको लेकर के चल रहा है। तो आज सबसे पहले जो क्लास 12 का सबसे फर्स्ट चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की, उसी के बारे में आज कुछ बताएंगे। बाद फिर अगले क्लास से हम लोग टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सारे टॉपिक यहाँ पर नाम लिखा गया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। कुछ ही टॉपिक हम लिखा है, बाद फिर अगले क्लास में बताएंगे, और भी आगे टॉपिक्स इसके आगे भी आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग कुछ बताएंगे यहाँ पर। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे। फिर आता है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे आप लोग को। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। इस सारा टॉपिकों को आज हमने अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we are studied about stationary charge, stationary charge are known as electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान शाखा, इन भी जिसमें बी आर स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट स्टेशनरी चार्ज, ठहरे हुए आवेश के बारे में, ठहरे हुए आवेश के बारे में, और नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की, यानी कि भौतिकी का वह शाखा, भौतिकी का वह शाखा जिसमें हम लोग ठहरे हुए आवेश के बारे में, ठहरे हुए आवेश के बारे में, आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर 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 वैद्युतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडीड इन अबाउट स्टेशनरी चार्ज, यानी कि विज्ञान की वही शाखा, यानी कि भौतिक की वही शाखा, इसमें हम लोग ठहरे हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब हम लोग की बात आती है चार्ज किसे कहते हैं, आगे बताते हैं चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज यानी कि आवेश किसे कहते हैं, तो किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के
प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। यानी किसी भी चालक रहे, मान लो कि वाला कोई चालक है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं, यानी कि चार्ज कहते हैं। और चार्ज को अब क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इट इज डिनोटेड बाई क्यू। चार्ज को हम लोग क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। और चार्ज कैसे मात्रा कूलाम होता है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। यानी कि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। यानी कि मान लो कोई चालक है, इसमें यदि किस रूप से धारा प्रवाहित किया, जहां से इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, यानी कि हतार चार्ज जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि धारा जा रहा है, क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है। और इट डिनोटेड बाई क्यू। और आवेश को हम लोग क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। आवेश को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, क्यू के द्वारा। और द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। और आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होती है। आवेश का एसआई मात्रा कुछ होती है, कूलाम। हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, इसका बीमा सूत्र भी होते हैं, तब बीमा सूत्र के बारे में बताते हैं। और यह एक सदिश राशि है, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, a scalar quantity। आवेश का बीमा सूत्र आवेश का बीमा सूत्र आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1 होती है। आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1 होता है। यानी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1 होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश का सूत्र यहां पर लिख देते हैं। आवेश का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है। यानी कि आवेश को, यानी चार्ज को हम लोग हिंदी बोलते हैं आवेश, यानी कि आवेश बराबर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसका हिंदी होता है कुछ ही विद्युत धारा इनटू टाइम को जानते होंगे समय,
यानी कि हम लोग का सूत्र हो गया, और ए हम लोग का सूत्र हो गया। लेकिन ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, ये आप लोग का हिंदी मीडियम में है। अब हम लोग आवेश के बारे में जानते हैं, क्यू के द्वारा सूचित करते हैं, और विद्युत धारा को आई के द्वारा सूचित करते हैं, और समय को ए के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि यहां पर ये भी लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी। यहां पर कुछ हम लोग वेयर में करके लिख सकते हैं, वेयर क्यू इक्वल टू चार्ज, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, और टी बराबर कुछ हो जाए बाबू टाइम। यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे इसमें, हालांकि और भी होते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए आता है चार्ज का प्रॉपर्टी, यानी मेथड ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हम लोग कितने तरह से, कितने मीटर से उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हम लोग मुख्य रूप से तीन तरह से कर सकते हैं। एक लिखता बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड यानी कि घर्षण विधि के द्वारा, घर्षण विधि के द्वारा, घर्षण विधि के द्वारा। दूसरा होता है कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड यानी कि चालन विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। तीसरा आता है बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड यानी कि प्रेरण विधि के द्वारा, प्रेरण विधि के द्वारा। अब बात आती है चालन विधि के द्वारा, घर्षण विधि के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसका ही डिफिनेशन लिखते हैं। यानी घर्षण विधि द्वारा आवेश की उत्पत्ति, यानी घर्षण विधि द्वारा आवेश हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में लगड़ा जाता है तो वहां पर घर्षण के कारण वहां पर आवेश उत्पन्न होती है, और वही आवेश को हम लोग बोलते हैं घर्षण विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होना। यानी कि जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, लगड़ा जाता है, तो घर्षण के कारण, तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी घर्षण विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, तो घर्षण विधि द्वारा आवेश की कैसी उत्पत्ति होती है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में लगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में लगड़ा जाता है
तो घर्षण के द्वारा, किसके द्वारा? घर्षण अर्थात फ्रिक्शन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है। अब आता है कनेक्शन विधि के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, कनेक्शन विधि द्वारा कैसे करते हैं इसके बारे में आगे बताते हैं। यानी कि आप लिखते हैं चालन विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, चालन विधि के द्वारा आवेश की, चालन विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, यानी कि चालन विधि के द्वारा हम लोग आवेश की उत्पत्ति कैसे करते हैं। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ज्यादा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर आवेश ज्यादा दूसरे पर क्या चाहिए? कम है। जब उन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, उन दोनों वस्तुओं क्या करेंगे? एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, तो उन दोनों वस्तुओं में आपस में जो चार्ज रहेंगे आपस में बराबर बढ़ जाएंगे। यानी कि एक वस्तु पर जो चार्ज है, जिस पर ज्यादा चार्ज है वो कम चार्ज वाले पर चल जाएगा, और जिस पर कम चार्ज है वो जिस पर ज्यादा चार्ज है उससे चार्ज वो लेना चाहेगा। यानी कि यहां पर बोलना चाहिए कि चालन विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, यानी कि मान लो कि अलग कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, इस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, यहां पर चार्ज कुछ ही चार्ज है, यानी कि दोनों को आपस में संपर्क में रख देंगे कि इसमें से चार्ज कुछ ट्रांसफर करके इसमें चले जाएंगे। यानी कि इसको मानते हैं Q1, जिसको मान कुछ ही Q2, और यहां पर यह मानना होगा कि Q1 ग्रेटर देन Q2, यानी कि Q1 वस्तु पर चार्ज ज्यादा है Q2 की अपेक्षा। जब ये दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे, यानी कि मान लो कि दोनों वस्तुओं को हमने क्या कर दिया बाबू? जोड़ दिया, कुछ कर दिया, जोड़ दिया। जब इसको जोड़ देंगे तो यहां से जो भी चार्ज ज्यादा रहेगा से यहां पर चला जाएगा, और यहां पर ही आपस फिर कैसे हो जाएगा? सब चार्ज बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेरण विधि के द्वारा। प्रेरण विधि के द्वारा आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति। घर्षण विधि क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं को लगेंगे तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। चालन विधि बोलता है कि जब एक वस्तु पर आवेश ज्यादा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि आवेश कम है, उन दोनों को किसी चालक तार के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों वस्तुओं पर चार्ज आपस में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अब आता है प्रेरण विधि के द्वारा। यहां पर ये मानते हैं कोई एक वस्तु है और एक वस्तु यहां पर भी है, इस पर चार्ज बहुत सा है, इस पर चार्ज क्या चाहिए? मान लेते Q है, यानी Q1 है, और Q1 बराबर मान लेते Q है, और यहां पर मान लेते Q2 आवेश है और Q2 आवेश बराबर 0 है, यानी कि ये आवेशहीन है, यानी कि चार्जलेस है। चार्जलेस है यानी कि आवेशहीन है, आवेशहीन है। ये दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो यहां से चार्ज निकल करके यहां पे चला जाएगा, यहां से चार्ज निकल करके इसमें चला जाएगा, और दोनों वस्तुओं पर आपस में आवेश बराबर बढ़ जाएगा। अर्थात यहां पर Q है और यहां पर Q1, यानी Q1 बराबर कुछ हो गया Q, और यहां पर Q2 बराबर कुछ हो गया 0। ये दोनों को जब हम यहां पर जोड़ेंगे यानी कि Q1 प्लस Q2 यानी कि Q प्लस 0, यानी कि यहां पर इसमें जब 2 से भागा देंगे यानी कि यहां पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर Q बटा 2, Q बटा 2, यानी कि दोनों जितना आवेश इस पर रहेगा उतना ही आवेश ये वाला आवेश रहेगा दोनों पर चलेगा, यानी कि Q बटा 2 यहां पर भी आ जाएगा और Q बटा 2
यहां पर भी चला जाएगा। हालांकि इसी पर चार्ज निकल कर आधे इसमें चल गया है। मान लेते हैं कोई लोहा गर्म है और उसके संपर्क में कोई ठंडा लोहा को लाते हैं। जब उसके संपर्क ठंडा लोहा को लाओगे बाबू, तो जो गर्म लोहा है ना वो थोड़ा सा ठंडा होगा, और जो लोहा ठंडा है उसको गर्म कर देगा, उसको गर्म कर देगा। अर्थात इस पर आवेश ज्यादा था, इस पर आवेश है ही नहीं था। ये दोनों जो संपर्क में लाया तो यहां से आवेश यहां पर कम आधा आ जाएगा, और इस पर आवेश आधा यानी कि आधा यहां पर कम जाएगा। आप लोग को भी मालूम होगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न करते ना तो नष्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पूरा पूरा आवेश था इसमें से आधा इस पर चल गया और आधा इस पर आ गया है। अब आगे आती है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का गुण। आवेश का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का गुण। आवेश करता क्या चीज है, तो आप लोग को मालूम होगा कि आवेश मुख्य रूप से दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि यहां पर आवेश दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। पहला आता है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आवेश, यानी कि ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहां से आते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या चाहते हैं? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आप लोग को यह भी मालूम होगा कि जब आवेश ठहरा हुआ रहता है तब विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि जब आवेश ठहरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है। यानी कि इसका अंग्रेजी बोले व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देते हैं when charge at rest then create इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आवेश ठहरा हुआ होता है तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यानी कि आप लोग होता है आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। इसका दूसरा प्रॉपर्टी होती है कि जब आवेश ठहरा हुआ होता है, जब आवेश ठहरा हुआ होता है तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? विद्युत क्षेत्र का। यानी कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला पॉइंट आते हैं, जब आवेश गति में होता है, जब आवेश गति में होता है, गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है।
निर्माण करता है, यानी कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आवेश गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट, सॉरी, जब आवेश गति में होता है यानी कि मोशन होगा यहां पर ना, व्हेन चार्ज एट मोशन देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आवेश गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, ठहरा हुआ होता है, तो चुंबकीय तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। जब आवेश गति में आता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। आवेश संरक्षित भी होता है, इसका अगला प्रॉपर्टी, आवेश संरक्षित होता है, होता है यानी कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, यानी कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है बाबू? संरक्षित होता है। अब तो आवेश क्वांटीकृत भी होता है, आवेश करण होता है, यानी कि आवेश यानी चार्ज इज क्वांटिलाइज्ड, चार्ज इज क्वांटिलाइज्ड, चार्ज इज क्वांटिलाइज्ड, यानी कि जब आवेश गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी कि व्हेन चार्ज एट मोशन देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। आवेश संरक्षित होता है यानी कि चार्ज इज कंजर्व, आवेश क्वारीकरण होता है यानी कि चार्ज इज क्वांटिलाइज्ड, और इसके कारण से यहां पर फॉर्मूला आते हैं क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, एन इसमें क्या चाहिए तो नंबर ऑफ संख्या, और एक होती इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो बाबू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य को, यानी प्रति इकाई आवेश पर लगाए गए बल को, सॉरी, प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर लगाए गए बल को, लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स और नॉन एज और नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगाए गए बल का कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स और नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आता है इसका फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला ऑफ
फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्या बोला प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि यहां पर क्यू फिर आवेश, यानी किसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखते हैं, देखिएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा E बराबर एफ बटा क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स और नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने वही लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फोर्स और नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी को हम लोग बेयर में करके यहां पर लिख सकते हैं ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप लोग के कुछ हो जाए बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऐसे क्यू कुछ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि E बराबर एफ बटा क्यू, E बराबर एफ बटा क्यू, इसका ए से मात्रक होता है, यानी द एएसआई यूनिट ऑफ, द एएसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम को हम लोग सूचित करते हैं एन पर सी के द्वारा, एन पर सी के द्वारा। अब इसका कुछ आते हैं बीमा सूत्र, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आगे चल करके आप लोग बताते हैं, यानी कि आप लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि अभी आप लोग ने फॉर्मूला बताया था कि E बराबर एफ बटा क्यू, आप लोग क्लास 11th में सीखोगे कि एफ बल होता है बाबू, ए बराबर सूत्र मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास का बीमा सूत्र एम होता है, मास का बीमा सूत्र क्या होता है एम होता है, और एक्सीलरेशन का बीमा सूत्र, एक्सीलरेशन का बीमा सूत्र यानी कि एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2 होता है। इसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कोई भी टर्म का यदि बेस सेम हो तो पावर उसका ऐड होता है। यहाँ पर देखिए एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर भी है, यानी कि इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, 1 + 0 यानी कि 1, और एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2, ये हमारा बल का आता है। एक अभी तुरंत आप लोग फिर बताया, यानी कि Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी, इसका बीमा सूत्र बाबू I पर पावर 1, I पर पावर 1 और T पर पावर 1, यानी कि बीमा सूत्र जो भी टर्म लिखते हैं सब के सब कैपिटल लेटर में लिखते हैं। T का मान लेकर चला है, Q का मान लेकर चला है, दोनों मान को हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसके बाद फिर इसका सोल्यूशन करते हैं, हमारा बीमा सूत्र फिर आ जाएगा। यानी कि F हमने लाया है M पर पावर 1, L पर पावर 1 और T पर पावर -2, T पर पावर -2,
और क्यू बराबर लाया है आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1, तो यहां पर लिखते हैं आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1। आप लोग को मालूम होगा कि बीमा सूत्र में कोई भी टर्म को नीचे नहीं रखा जाता, सारा के सारा टर्म को ऊपर में भेज दिया जाता है, तो इसको ऊपर में भेजते हैं, यानी कि ई बराबर एम पर पावर 1 एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2, टी पर पावर -2। अब ये दोनों टर्म नीचे जो ऊपर में जाएंगे, यहां पर देखिए +1 है, यहां पर जैसे कुछ नहीं तो +1 है, यानी कि आई पर पावर 1 और टी पर पावर 1। ये टर्म जब ऊपर में जाएंगे, ये टर्म जब ऊपर में, तो इसका चिन्ह चेंज कर जाएगा, यानी कि यहां पर सो जाएगा आई पर पावर -1 और टी पर पावर -1, टी पर पावर -1। हमने तुरंत बोला कि जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऊपर में ऐड होता है। यहां पर उस तरह कुछ आप लोग को फिर से मिला होगा, यानी टी पर पावर -2 और टी पर पावर -1, यानी कि यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, दोनों का बेस सेम है, यानी कि इसका दोनों का पावर कुछ होगा, ऐड होगा, यानी कि यहां से आ जाएगा ई बराबर एम पर पावर 1 एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2 और -1, यानी कि -3 और आई पर पावर -1। ये बीमा सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? बीमा सूत्र, बीमा सूत्र हो गया। अब हम लोग का अगला टॉपिक आते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पे लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। मान लेते कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है, जिसका नाम ए है, यहां पे चार्ज क्यू है बाबू, यहां पे चार्ज कुछ है क्यू है, यहां से और दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज, यानी कि यहां पर यही मान सकते हैं कि Q1 बराबर मान लो Q है और यहां पर Q2 आवेश है और Q2 आवेश बराबर 1 कूलम है, Q2 आवेश बराबर कुछ है 1 कूलम है, Q2 आवेश बराबर 1 कूलम। यहां से आप लोग को एक फॉर्मूला आती है, यानी कि यहां पर लिखेंगे माना कि बिंदु ए पर आवेश Q है, जहां से R दूरी पर एक इकाई आवेश 1 कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र के सूत्र से, जब विद्युत क्षेत्र का तुरंत अनुपात होता है एफ बराबर, यानी कि बराबर एफ बटा क्यू, यानी कि यहां पर क्यू का मान यदि 1 रखेंगे, क्यू का मान 1 रखेंगे यहां पर, यानी कि यहां पर लिखते हैं क्यू बराबर 1 कूलम, यहां से हो जाएगा ई बराबर एफ बटा 1, यानी कि यहां पर आ जाएगा एफ, यानी कि एफ का मान 1 होता है कूलम का नियम से, एफ बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जो आप लोग पहले जानते होंगे तो सही एक फॉर्मूला होती है कूलम का नियम से, और नहीं जानते इसके बारे में तुरंत हम चर्चा करते हैं।
अरे मान लो के बराबर एक फॉर्मूला तो 1/4 लॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए बराबर आ गया एफ, यानी कि ए के जहां पर एफ, यानी कि एफ के जहां पर इतना, यानी कि ए के जहां पर इतना, यानी कि ई के बराबर एफ है और एफ के बराबर इतना है, यानी कि ई के बराबर इतना बोल सकते हैं। तो यही चीज को हम आगे लिखते हैं, यानी कि ई बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग ने बताया, इधर ध्यान दो कि Q1 बराबर Q है और Q2 बराबर 1 कूलम है, तो दोनों मान को यहाँ पर रखेंगे हम लोग, Q1 बराबर Q और Q2 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम, इसको रखते हैं, यानी कि यहां पर रखेंगे, यानी कि E बराबर 1/4 और Q1 के जहां पर Q और Q2 के जहां पर 1 बट्टा में आर स्क्वायर, यानी कि यहां से हमारा मान आ जाएगा 1/4 आर स्क्वायर, 1/4 इंटू Q बटा आर स्क्वायर, जो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला आता है। यहां पर 1/4 का मान होता है 1/4 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से क्यों, तो आप लोग को मालूम हुआ एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और क्यों जाने रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस है, और क्या चीज है, डिस्टेंस है। अब हम लोग कहते हैं कूलम साहब का नियम, जब हमने पिछले जो बताई, जो कूलम साहब का जो फॉर्मूला आती है, फॉर्मूला के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। यह फॉर्मूला के बारे में आप देखते हैं, लिखते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम, यानी कि कूलम का नियम बोलता है बाबू कि विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत बल दो आवेशों के समानुपाती होते हैं, यानी कि विद्युत आवेश विद्युत बल दो आवेशों के दो आवेशों के दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती विद्युत आवेश, यानी विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज and inversely proportional to a square of distance
बिटवीन देम। यानी कि मान लो कि एक आवेश यहां पर है, इसका नाम ए है, यहां पर आवेश क्यू है, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु बी है, यहां पर आवेश क्यू है। तो हमने लिखवाया कि विद्युत बल, यानी कि विद्युत बल यानी कि एफ, विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो दो आवेश Q1 और Q2 यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी कि दो आवेश हो गया और दोनों के बीच में गुना भी हो गया, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी कि विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी को चाहिए R है, यानी कि और इसके बीच के दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर के हो जाएगा। यानी कि यहां से यदि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यानी कि यहां पर से फॉर्मूला आ जाएगा बाबू एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह तो गुलाम साहब के नियम मतलब बहुत बार पूछा भी है। और हम लोग आगे देखते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। मान लो कि यहां पर कोई आवेश है Q, यहां पर आवेश कुछ है Q, यहां से R1 दूरी पर एक आवेश मान लो Q1 है, यहां से R2 दूरी पर एक आवेश Q2 है, यहां से R3 दूरी पर एक आवेश Q3 है। इसी प्रकार से डॉट डॉट Rn दूरी पर एक आवेश मान लो कि Qn है। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु A पर, माना कि बिंदु A पर एक आवेश Q है, ये वाला बिंदु का नाम A देते हैं। यानी कि बिंदु A पर यदि आवेश Q है, जहां से R दूरी पर Q1 आवेश, R2 दूरी पर Q2 आवेश, R3 दूरी पर Q3 आवेश, इसी प्रकार से Rn दूरी पर Qn आवेश मौजूद है। तो यहां से आप लोग जो बताए थे कुलाम का फॉर्मूला, यानी कि यहां से आ जाएगा F1 बराबर यानी कि K Q1 के जगह पर मान लो Q, यानी Q1 वहां पर मानिए तो यानी Q और Q बटा कुछ हो जाए बाबू R1 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर। इसी प्रकार से आता है F2 बराबर यानी कि K, अब आगे कुछ Q2 इंटू कुछ Q बटा R2 के स्क्वायर, यानी कि यहां पर लिख दो R2 के स्क्वायर। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब होता है F3 बराबर यानी कि यहां पर साझा Q और यहां पर Q3 और यहां पर इसको जी Q बटा कुछ इसका दूरी कुछ है R3 का स्क्वायर, इसको समीकरण मानेंगे 3। इसी प्रकार से वो इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि यहां पर सो जाएगा Fn बराबर Qn इंटू Q बटा Rn का स्क्वायर, इसको समीकरण मान लेंगे सपोज दैट n। इस सारे समीकरण को यदि हम लोग जोड़ते हैं, इस सारा समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं, यहां पर जोड़ते हैं, यानी कि यहां पर लिखे हो फॉर नेट फोर्स, यानी कि F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn। यहां पर लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एन इक्वेशन से, यानी कि यहां पर साथ है बाबू F नेट बराबर, यानी कि F1 का हमने भर लिया था K Q1 इंटू Q बटा R1 का स्क्वायर, और F2 का भर लिया था K इंटू Q2 इंटू Q बटा R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बराबर यानी कि K इंटू Q3 इंटू Q बटा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। एक आप लाया था Fn बराबर, तो Fn बराबर लाया था बाबू कि K Qn इंटू Q
बट्टा आर एन का स्क्वायर। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि के यहां पर भी है, के यहां पर भी है, के यहां पर भी है और के इनफाइनाइट वाला में भी है। यहां पर भी ए क्यू है, यहां पर ए क्यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी कि के और क्यू इसमें से कॉमन हम लोग को हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल याद इसको कॉमन करने के लिए यानी कि यहां पर लिखेंगे एफ नेट बराबर के क्यू, यानी कि यहां पर आ जाए Q1 बटा R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बटा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यानी कि यहां पर आ जाए Qn बटा Rn के स्क्वायर। यानी कि सब को हम लोग जोड़ते हैं तो क्लास 10th में एक वर्ड आता है इस प्रकार का, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। कैसे बोलते हैं? सिग्मा। सब यहाँ पर Q1 Q2 Q3 भले है लेकिन सब आवेश है, सबका नाम अलग अलग है लेकिन सब है कुछ ही आवेश है। और यहाँ पर R1 R2 R3 ये नाम अलग अलग है लेकिन सब है क्या चीज? दूरी है, दो आवेशों का बीच का दूरी है। यानी किसी को हम लोग जब जोड़ते हैं तो अलग टर्म लिखते हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा एफ नेट बराबर यानी कि क्यू के क्यू इंटू सिग्मा क्यू बट्टा आर स्क्वायर, क्यू बट्टा आर स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि जितना भी आवेश था सभी को हमने जोड़ दिया। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बिलीव हो रहा है आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो अगले क्लास में फिर से आप लोग का क्वेश्चन बैंक की तरफ कुछ ले चलेंगे और जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं उसको खास करके हम लोग रिवीजन करवाएंगे। हालांकि थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था, टॉपिक बता दिया। हम लोग का मेन पर्पस है क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को ही सोल्यूशन करने से हमारा रिजल्ट बेहतर हो सकता है। समय भी बहुत कम है। आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि बोर्ड एग्जाम हमेशा 60 से 70% पूछे हुए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यानी किसी कीमत पर हम लोग क्वेश्चन बैंक को यदि कवर कर लेते हैं तो हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो अगले क्लास हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही सोल्यूशन करेंगे और कुछ थ्योरी बताएंगे। तो आज यहीं पे थैंक यू।